कभी आपने सोचा है कि कोर्ट किसी नुकसान को होने से पहले कैसे रोक सकती है? जब केस अभी पेंडिंग हो, तो स्टेटस क्वो को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ क्या पावर यूज करता है? Welcome to today's lecture on Sections 52 and 53 of the Specific Relief Act 1877, जहां हम डिटेल में समझेंगे टेम्पररी इंजंक्शंस और प्रिवेंटिव रिलीफ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन का स्कोप क्या है और कोर्ट्स किन लीगल प्रिंसिपल्स पर इंजंक्शन ग्रांट या रिफ्यूज करती हैं। ये टॉपिक सिविल लॉ, इक्विटेबल रेमेडीज और जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हों, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शंस 52 और 53 को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, तो इंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपके लिए कभी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। इस लेक्चर के एंड तक टेम्पररी इंजंक्शंस और प्रिवेंटिव रिलीफ सिर्फ थ्योरी नहीं रहेंगे, बल्कि आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख चुके होंगे। वेलकम बैक टू अ लॉ सीरीज ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's begin today's lecture. Part 3. एस्पिरेंट्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक मींस पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। देखिए, रिलीफ का मतलब होता है सुकून या मदद, और प्रिवेंटिव का लफ्ज निकला है टू प्रिवेंट से, तो इसका सीधा सा मतलब है रोकना, टू स्टॉप। आमतौर पर लॉ में क्या होता है, जब कोई नुकसान हो जाता है तब आप कोर्ट जाते हैं कॉम्पेंसेशन मांगने, लेकिन प्रिवेंटिव रिलीफ थोड़ा अलग है, ये होने से पहले काम आता है। इसका लॉजिक वही पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नुकसान होने का इंतजार क्यों करना? जब आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो उसे पहले ही रुकवा दें। डेफिनेशन पर गौर करें। डेफिनेशन: सीकिंग अ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट। इसका मतलब है कि आप कोर्ट के पास जाकर कहते हैं कि जनाब, ये बंदा ये काम करने वाला है या कर रहा है, प्लीज इसे ऑर्डर दें कि ये रुक जाए। जब कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है तो उसे हम लीगल टर्म में इंजंक्शन कहते हैं। चलें दो रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आपका एक खाली प्लॉट है, आपका पड़ोसी उस पर जबरदस्ती दीवार खड़ी कर रहा है। अब अगर दीवार बन गई तो फिर उसे गिराना मुश्किल होगा। आप फौरन कोर्ट जाएंगे और प्रिवेंटिव रिलीफ मांगेंगे कि सर इसे अभी रोक दें। एग्जाम्पल बी, बिजनेस सीक्रेट। एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़कर जा रहा है और वो आपका सीक्रेट फॉर्मूला किसी दूसरी कंपनी को बेचने वाला है। आप कोर्ट से कहेंगे कि इसे ये फॉर्मूला शेयर करने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। याद रखिएगा, प्रिवेंटिव रिलीफ हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशन पर मिलती है। कोर्ट देखेगा कि क्या वाकई नुकसान होने का खतरा है, अगर है तो वो प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट कर देता है। आई होप आपको बेस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रिवेंटिव रिलीफ आखिर दी कैसे जाती है। हम सेक्शन 52 डिस्कस कर रहे हैं, जो बताता है हाउ ग्रांटेड। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये रिलीफ आपका ऑटोमेटिक राइट नहीं है। प्रिवेंटिव रिलीफ हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशन पर मिलती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एप्लीकेशन देने से रिलीफ नहीं मिल जाएगी। कोर्ट पूरे केस के मेरिट्स को देखेगा। कोर्ट देखेगा कि क्या वाकई इंसाफ का तकाजा है कि दूसरी पार्टी को रोका जाए। अगर कोर्ट को लगे कि आपका केस सच्चा है, तभी वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा। अब सवाल यह है कि कोर्ट रोकेगा कैसे? लॉ की जबान में इसका टूल है इंजंक्शन। एग्जाम्पल: सोचो इंजंक्शन एक स्टॉप सिग्नल की तरह है जो कोर्ट किसी के लिए ऑन कर देता है। इंजंक्शंस दो तरह की होती हैं जो आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं। 1. टेम्पररी इंजंक्शन, अर्जी। ये कुछ वक्त के लिए होती है, अक्सर तब तक जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। एग्जाम्पल: आपका घर गिराने कोई बुलडोजर लेकर आ गया, आप फौरन कोर्ट गए और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर या टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया ताकि जब तक केस चल रहा है घर न गिराया जाए। 2. परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन, मुस्तकिल। ये हमेशा के लिए होती है और केस के एंड पर फाइनल डिक्री के तौर पर दी जाती है। एग्जाम्पल: कोर्ट पूरा केस सुनने के बाद फैसला देता है कि ये रास्ता सिर्फ आपका है और पड़ोसी हमेशा के लिए यहाँ दीवार बनाने से रोका जाता है। What is an injunction? Today we are going to discuss a concept that you'll hear about almost every day if you step into a civil court.
नाउ टेक्निकली इसे इंजंक्शन कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी आम आदमी से या कचहरी में किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा साहब स्टे ऑर्डर मिल गया है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंजंक्शन? इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ कमांड ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है कि भाई आपने ये काम करना है या ये काम बिल्कुल नहीं करना, तो उसे हम इंजंक्शन कहते हैं। इसका उर्दू टर्म नोट कर लें, एग्जाम्स में काम आएगा। हुक्म इम्तिनाई। हुक्म मीन्स ऑर्डर। इम्तिनाई कम्स फ्रॉम इम्तिना, टू प्रिवेंट और स्टॉप। नंबर 2, द टू फेसेस ऑफ एन इंजंक्शन। लॉ में हम इसे दो तरीकों से देखते हैं। कोर्ट आपको दो किस्म की डायरेक्शंस दे सकती है। टू डू समथिंग, मैंडेटरी। कोर्ट कहती है कि ये दीवार जो आपने गलत खड़ी की है इसे गिराएं। यू आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक एन एक्शन। नॉट टू डू समथिंग, प्रोहिबिटरी। कोर्ट कहती है कि जब तक फैसला नहीं होता आप इस जमीन पर दीवार नहीं बनाएंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म जिसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें। फर्ज करें दो भाइयों का जमीन का झगड़ा है। एक भाई वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। दूसरा भाई भागा भागा कोर्ट जाता है और कहता है कि जनाब अगर इसने घर बना लिया तो मेरा हक मारा जाएगा, प्लीज इसे रोकें। कोर्ट फौरन एक ऑर्डर पास करती है, स्टेटस क्वो, जैसा है वैसा ही रहे। अब जब तक केस चल रहा है वहां एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। यही है आपका स्टे ऑर्डर। क्योंकि सिविल केसेस सालों साल चलते हैं, अगर शुरू में ही स्टे न लिया जाए तो केस खत्म होने तक शायद वो प्रॉपर्टी ही न बचे जिस पे झगड़ा था। इसीलिए इंजंक्शन को इक्विटेबल रेमेडी कहा जाता है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। आई होप अब आपको इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। अभी हमने बात की कि इंजंक्शन क्या होती है। अब जरा डीप डाइव करते हैं सेक्शन 53 पर, जो डील करता है टेम्परेरी इंजंक्शंस के साथ। लॉ की लैंग्वेज में इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस में 90% काम इसी का होता है। चलें शुरू करते हैं। 1, ड्यूरेशन। ये कब तक वैलिड है? टेम्परेरी इंजंक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमेशा के लिए नहीं होती। इसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। कोर्ट दो किस्म के ऑर्डर्स दे सकती है। कोर्ट कह सकती है कि भाई अगले 15 दिन तक आप इस जमीन पर काम नहीं करेंगे, या कोर्ट कहती है कि जब तक हम अगला ऑर्डर पास ना कर दें तब तक आपने रुकना है। इसका मतलब है कि ये तब तक चलेगा जब तक कोर्ट खुद इसे कैंसिल ना कर दे या केस का फैसला ना हो जाए। ये सबसे कॉमन है। 2, टाइमिंग। इसे कब मांगा जा सकता है? स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें केस शुरू होने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप केस फाइल करने के साथ ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, या केस के दरमियान में भी अगर आपको लगे कि चीज़ें खराब हो रही हैं। मीन्स एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। अगर आपको महसूस हो रहा है कि सर मेरा केस तो चल रहा है लेकिन दूसरी पार्टी मेरे राइट्स वायलेट कर रही है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप उसी वक्त सेक्शन 53 का सहारा लेंगे। स्क्रीन पर देखें, वहां एक आर ग्लास यानी रेत घड़ी बनी हुई है जिस पर लिखा है टाइम बाउंड। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फर्ज करें आपका रेंट का केस चल रहा है। मालिक मकान यानी लैंडलॉर्ड ने केस के दरमियान में ही आपका दरवाजा निकालना शुरू कर दिया या पानी बंद कर दिया। अब फाइनल फासला आने में तो 2 साल लग सकते हैं। क्या आप तब तक बगैर दरवाजे के रहेंगे? नहीं। आप फौरन कोर्ट जाएंगे और कहेंगे, जनाब टेम्पररी इंजंक्शन दे ताकि मेरी राइट्स इन्फ्रिंज ना हो जब तक केस चलता है। कोर्ट फौरन स्टे दे देगी ताकि स्टेटस क्वो बरकरार रहे। याद रखें, टेम्पररी इंजंक्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टेटस क्वो को प्रिजर्व करना होता है, ताकि प्रॉपर्टी या राइट्स को केस के दौरान कोई परमानेंट डैमेज ना पहुंचे। उम्मीद है सेक्शन 53 का कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं द प्रोसीजरल लिंक की। अब आप सोचेंगे कि लिंक कैसा? देखिए, जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, जैसे सेक्शन 53 हमें बताता है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। लेकिन कोर्ट में खड़े होकर वो इंजंक्शन मांगनी कैसे है, उसका तरीका क्या होगा, वो हमें बताता है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेक्शन 53 साफ कहता है कि टेम्पररी इंजंक्शंस को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेगुलेट करेगा। एग्जाम में अगर आपने एसआरए के साथ सीपीसी का जिक्र नहीं किया तो समझें आपका जवाब आधा रह जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जो मैंने स्टार मार्क भी की हुई है। जब भी टेम्पररी इंजंक्शन की बात होगी, आपने ऑर्डर 39 रूल्स 1 एंड 2 का नाम जरूर लेना है। रूल 1 बताता है कि किन हालात में कोर्ट स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन दे सकती है।
मसलन, अगर प्रॉपर्टी को खतरा हो कि कोई उसे बेच देगा या नुकसान पहुंचाएगा। रूल 2 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए दी गई इंजंक्शन की। एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है? इमेजिन करें आप एक लॉयर हैं। आपका क्लाइंट कहता है, सर, मेरी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, फौरन रुकवाइए। आप सिर्फ मेन सूट फाइल नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ ऑर्डर 39 के तहत एक अलग एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन फाइल करेंगे। मेन सूट चलता रहेगा, जिसमें फैसला बाद में आएगा। ऑर्डर 39 एप्लीकेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि जनाब, जब तक मेन केस चल रहा है तब तक स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, यानी कोई तब्दीली ना की जाए। याद रखिए, एसआरए बताता है क्या मिलेगा और सीपीसी बताता है कैसे मिलेगा। अगर आप एग्जाम पेपर लिख रहे हैं तो ऑर्डर 39 को हाईलाइट करना मत भूलिएगा, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। चलें अब आते हैं असली मुद्दे पर। स्टूडेंट्स, जब आप कोर्ट में खड़े होकर जज साहब से स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन मांगते हैं तो जज साहब आपको ऐसे ही स्टे नहीं दे देते। वो आपसे 3 इंग्रेडिएंट्स मांगते हैं। अगर ये 3 चीज़ें पूरी नहीं हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चले इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, प्राइमा फेसी केस, अ गुड केस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नज़र में। सोचिए, जब कोई केस कोर्ट में आता है तो जज साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले दिन ही सारी गवाहियां सुन लें। वो बस फाइल को ऊपर ऊपर से देखते हैं कि भाई, इस केस में कुछ दम है भी या नहीं। अगर पहली नज़र में केस मुनासिब लग रहा हो तो हम कहते हैं कि ये एक प्राइमा फेसी केस है। अब सवाल ये है कि जज को कैसे लगेगा कि केस सॉलिड है। इसके लिए 3 मेन पॉइंट्स याद रखें। 1, द सूट मस्ट बी स्ट्रांग। इसका मतलब ये नहीं है कि केस पक्का जीत गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी एप्लीकेशन में इतना वजन है कि उस पर बहस की जा सके। केस फ्रिवलस या फजूल नहीं होना चाहिए। 2, फैक्ट्स मस्ट सपोर्ट द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है। अगर आपने केस किया है तो जो कहानी या फैक्ट्स आपने लिखे हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी अपनी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन हो। 3, डिसीजन विल लाइकली बी इन प्लेंटिफ फेवर। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है, बगैर किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के, तो क्या फैसला आपके हक में आना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो आपका प्राइमा फेसी केस बनता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि प्राइमा फेसी केस और स्टे ऑर्डर का आपस में क्या ताल्लुक है? क्योंकि अक्सर स्टे ऑर्डर लेने के लिए ये पहली शर्त होती है। तो नीचे कमेंट्स में बताएं। अब हम लॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म प्रिमा फेशी केस को समझने वाले हैं, जो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हर दूसरे दिन सुनने को मिलेगी। प्रिमा फेशी का लफ्जी मतलब, लिटरल मीनिंग समझते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सिंपल मतलब है एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नज़र में। सोचिए, जब कोई केस कोर्ट में आता है तो जज साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले दिन ही सारी गवाहियां या एविडेंस सुन लें। वो बस फाइल को ऊपर ऊपर से देखते हैं कि भाई, इस केस में कुछ दम है भी या नहीं। अगर पहली नज़र में केस मुनासिब लग रहा हो तो हम कहते हैं कि ये एक प्रिमा फेशी केस है। अब सवाल ये है कि जज को कैसे लगेगा कि केस सॉलिड है। इसके लिए 3 मेन पॉइंट्स याद रखें। द सूट मस्ट लुक स्ट्रॉन्ग स्लैश सॉलिड। इसका मतलब ये नहीं कि केस पक्का जीत गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी एप्लीकेशन में इतना वजन है कि उस पर बहस की जा सके। केस फ्रिवलस या फजूल नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स मस्ट सपोर्ट द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है। अगर आपने केस किया है तो जो कहानी या फैक्ट्स आपने लिखे हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए। ऐसा न हो कि आपकी अपनी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन हो। डिसीजन विल लाइकली बी इन प्लेंटिव्स फेवर। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है, बगैर किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के, तो क्या फैसला आपके हक में आना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो आपका प्रेमा फेशी केस बनता है। चलें एक रोजमर्रा की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मिस्टर ए कहते हैं कि मिस्टर बी ने उनका घर कब्जा कर लिया है। मिस्टर ए कोर्ट में घर के रजिस्ट्री के पेपर्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखें, घर मेरे नाम है और मिस्टर बी वहां जबरदस्ती रह रहे हैं। अब जज साहब पेपर्स देखकर कहेंगे कि ठीक है, पेपर्स आपके नाम हैं, तो प्रिमा फेशी ये घर आपका लग रहा है। अभी केस की पूरी ट्रायल बाकी है। शायद मिस्टर बी कोई पुरानी पावर ऑफ अटर्नी निकाल लाएं, लेकिन पहली नज़र में प्रिमा फेशी केस मिस्टर ए का स्ट्रांग है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि प्रिमा फेशी केस और स्टे ऑर्डर का आपस में क्या ताल्लुक है?
क्योंकि अक्सर स्टे ऑर्डर लेने के लिए ये पहली शर्त होती है, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। इर्रेपरेबल लॉस। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम टेम्पररी इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर की दूसरी सबसे अहम शर्त, कंडीशन, इर्रेपरेबल लॉस पर आते हैं। इर्रेपरेबल लॉस का आसान मतलब है ऐसी इंजरी या नुकसान जो पैसे से पूरा न किया जा सके। लॉ की जबान में हम इसे कहते हैं इंजरी दैट कैनॉट बी कॉम्पेंसेटेड बाय मनी। नाकाबुले तलाफी यानी ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी या भरपाई मुमकिन ही ना हो। जब आप जज साहब के सामने खड़े होते हैं तो आपने ये साबित करना होता है कि सर, अगर आज आपने स्टे ऑर्डर ना दिया तो मुझे ऐसा नुकसान होगा जिसे बाद में पैसे देकर भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई ऐसा नुकसान है जो 10 लाख या 1 करोड़ रुपए देकर खत्म किया जा सकता है, तो कोर्ट कहेगी कि ये इर्रेपरेबल नहीं है। कोर्ट स्टे ऑर्डर सिर्फ तब देती है जब बात पैसे से ऊपर की हो। इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझते हैं। सिनेरियो ए, रेपरेबल। आपका एक पुराना घर है जो आपने किराए पर दिया हुआ है। किराएदार दीवार का रंग खराब कर देता है। ये इर्रेपरेबल लॉस नहीं है, क्योंकि किराएदार से पैसे लेकर रंग दोबारा करवाया जा सकता है। सिनेरियो बी, इर्रेपरेबल। आपके सहन में, कोर्टयार्ड में 100 साल पुराना एक नायाब दरख्त है जो आपके दादी परदादी ने लगाया था। आपका पड़ोसी उस दरख्त को काटने की कोशिश करता है। आप कोर्ट जाते हैं। अब अगर वो दरख्त कट गया तो पड़ोसी भले ही आपको 1 करोड़ रुपए दे दे, वो 100 साल पुराना दरख्त वापस नहीं आ सकता। ये होता है इर्रेपरेबल लॉस। इसी तरह अगर कोई आपका ऐसा घर गिराने लगा है जिसमें आपकी यादें हैं या जो यूनिक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। हमने प्रीमा फेसी केस और इर्रेपरेबल लॉस तो समझ लिया। अब हम तीसरी और आखिरी शर्त समझते हैं, जिसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। The most critical factors a court considers before granting an injunction, the balance of convenience. Think of this as the scale of justice in action. Let's break it down in simple terms. जब भी कोई केस कोर्ट में आता है, स्पेशली स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन के लिए, तो जज सिर्फ ये नहीं देखता कि केस किसका मजबूत है। जज ये देखता है कि अगर मैं स्टे ऑर्डर दे देता हूं या नहीं देता, तो ज्यादा नुकसान किसका होगा। इसे हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कोर्ट दो सवाल पूछती है। हु सफर्स मोर लॉस? अगर स्टे ऑर्डर मिल गया तो डिफेंडेंट का कितना नुकसान होगा, और अगर नहीं मिला तो प्लेंटिफ यानी जिसने केस किया है उसका कितना नुकसान होगा। हु गेट्स द बेनिफिट? किस साइड का पलड़ा भारी है। रूल ऑफ थंब, कोर्ट हमेशा उस साइड का साथ देगी जहां ग्रेटर इनकन्वीनियंस यानी ज्यादा परेशानी को रोका जा सके। फर्ज करें आपका एक पुराना घर है और आपका पड़ोसी वहां एक बिल्डिंग खड़ी कर रहा है जो बिल्कुल आपकी बालकनी के सामने है, जिससे आपकी धूप और हवा, राइट टू लाइट एयर, ब्लॉक हो रही है। सिनेरियो ए, अगर बिल्डिंग सिर्फ 10% बनी है तो कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगी, क्योंकि बिल्डिंग रोकने से बिल्डर का नुकसान कम है, लेकिन आपकी लाइफ लॉन्ग हवा बच जाएगी। यहां बैलेंस प्लेंटिफ के हक में है। सिनेरियो बी, अगर बिल्डिंग 90% बन चुकी है और बिल्डर ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, तो शायद कोर्ट स्टे ना दे। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर काम रोकने से बिल्डर का लॉस आपकी कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा हो जाएगा। रिमेंबर, कोर्ट सिर्फ लॉस नहीं देखती, कोर्ट बैलेंस ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट देखती है। अगर प्लेंटिफ को होने वाला नुकसान पैसों से पूरा किया जा सकता है, यानी कॉम्पेंसेबल बाय मनी, तो अक्सर कोर्ट स्टे नहीं देती। लेकिन अगर नुकसान ऐसा है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, इर्रेपरेबल लॉस, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हमेशा स्टे ऑर्डर की तरफ झुक जाता है। ऑल राइट क्लास, अब हम प्रोसेस के अगले फेज पर आते हैं। हमने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है? लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस स्टेज 1, जिसे हम लीगल टर्म में कहते हैं एड इंटरिम इंजंक्शन। सबसे पहले तो एड इंटरिम का मतलब समझें। एड इंटरिम का सिंपल मतलब होता है टेम्पररी या इमीडिएट। ये वो रिलीफ है जो आपको फौरन चाहिए होती है, बिना किसी देर के। द प्रोसीजर स्टेज 1। इमेजिन करें कि आपका केस बिल्कुल अर्जेंट है। आप कोर्ट जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होती है, अगर जज को लगे कि मामला संगीन है, तो कोर्ट फौरन एड इंटरिम इंजंक्शन पास कर देती है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जब तक कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाए, तब तक आपका नुकसान न हो जाए। दी एक्सपायरी डेट, ड्यूरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। एड इंटरिम इंजंक्शन हमेशा के लिए नहीं होता। ये ऑर्डर सिर्फ 14 डेज के लिए वैलिड होता है।
कोर्ट कहती है कि हमने आपकी बात सुनकर स्टे तो दे दिया, लेकिन हम दूसरी पार्टी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। इसलिए ये सिर्फ 2 हफ्तों का ग्रेस पीरियड समझ लें। द नेक्स्ट स्टेप, नोटिस। कोर्ट सिर्फ ऑर्डर पास करके घर नहीं बैठ जाती। फौरन बाद कोर्ट नोटिस इशू करती है डिफेंडेंट को, यानी ऑपोजिट पार्टी को। कोर्ट बेसिकली उन्हें बुलाती है कि भाई हमने फिलहाल काम रोक दिया है, अब आप आओ और अपना जवाब यानी रिटन स्टेटमेंट जमा कराओ। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी दीवार गिराने वाला था तो आप भागे भागे कोर्ट गए। जज ने फौरन एड इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि रुक जाओ, अब 14 दिन तक वो दीवार नहीं गिरा सकता। और इसी दौरान कोर्ट दूसरी पार्टी को समन करेगी कि वो आकर अपना मुवक्कफ बयान करे। क्लियर है यहां तक? एस्पिरेंट्स, अब हम सिविल लिटिगेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज पर आए हैं, स्टेज 2 यानी द हियरिंग स्टेज। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टे ऑर्डर दे दिया था। अब उस स्टे के बाद क्या होता है? यहाँ 2 सिनेरियोज बनते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर डिफेंडेंट यानी जिस पर केस हुआ है कोर्ट में हाजिर ही नहीं होता। अगर कोर्ट ने नोटिस भेजा और वो बंदा नहीं आया, तो कोर्ट फिलहाल के लिए स्टे को एक्सटेंड कर देती है। कोर्ट कहती है कि ठीक है, जब तक दूसरी पार्टी अपना पक्ष नहीं रखती, तब तक हम पहले वाला ऑर्डर ही बरकरार रखेंगे। इसे हम स्टे एक्सटेंडेड कहते हैं। अब आते हैं असली लीगल बैटल पर। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है और अपना रिप्लाई, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में रेप्लिकेशन भी कहते हैं, फाइल कर देता है, इस स्टेज पर कोर्ट 2 काम करती है। जज साहब दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। आपका लॉयर अपनी बात रखेगा, उनका लॉयर अपनी। अब सबसे जरूरी बात, जब दोनों पार्टीज को सुन लिया जाता है, तो कोर्ट अक्सर इंजंक्शन को स्टे ऑर्डर को एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंड कर देती है। एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये स्टे 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका घर तोड़ने का नोटिस आया था, आपने स्टे लिया। हियरिंग के बाद कोर्ट कहेगी कि अगली सुनवाई तक या अगले 6 महीने तक इस घर को कोई नहीं छू सकता। स्टेज 2 का मकसद ये है कि कोर्ट दोनों तरफ की सुन ले, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। एस्पिरेंट्स, अब सबसे जरूरी बात, मान लीजिए कोर्ट ने इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर दे दिया, लेकिन दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट बहुत ढीठ है। वो कोर्ट के ऑर्डर को सीरियसली नहीं लेता और वही काम करता है जिससे कोर्ट ने रोका था। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट खामोश रहेगी? बिल्कुल नहीं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। अगर डिफेंडेंट इंजंक्शन को वायलेट या डिसओबे करता है, तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। पनिशमेंट 1, कोर्ट उसे एज इम्प्रिजनमेंट सीधा जेल भेज सकती है। ये जेल की सजा 6 मंथ्स तक की हो सकती है। इन पेनल्टीज की सारी डिटेल्स आपको सीपीसी के ऑर्डर 39 में मिलेंगी। एग्जाम्पल से समझें। फर्ज करें कोर्ट ने एक बिल्डर को ऑर्डर दिया कि इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन रोक दो। अगर वो बिल्डर अगले दिन फिर से सरिया और सीमेंट लेकर काम शुरू कर देता है, तो ये वायलेशन है। आप फौरन कोर्ट जाकर बताएंगे कि जज साहब आपके ऑर्डर की तौहीन यानी डिसोबीडियंस हुई है। फिर जज साहब उस बिल्डर को 6 महीने के लिए जेल की सैर करवा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सिविल केसेस में भी जेल हो सकती है, अगर आप कोर्ट के स्टे ऑर्डर को लाइट लें। ऑर्डर 39 हमें यही सिखाता है कि कोर्ट की पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट कंटिन्यूड वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी लॉ और सिविल प्रोसीजर्स में अक्सर आता है। चलें, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्टेक्स्ट। फर्ज करें किसी शख्स ने किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा किया या कोई ऐसी वायलेशन की जिसे कोर्ट ने खत्म करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो बंदा बाज नहीं आ रहा। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, वो जेल गया, प्रिजन, और जब वो वापस आया उसने फिर वही गलती दोहराई। इसे कहते हैं कंटिन्यूड वायलेशन। मतलब जेल की हवा खाने के बाद भी अगर अकल ठिकाने नहीं आई, तो लॉ फिर सख्त एक्शन लेता है। पनिशमेंट 2, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अटैचमेंट क्या चीज है? आसान अल्फाज में अटैचमेंट का मतलब है कि कोर्ट उस बंदे की प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब इंसान जेल से नहीं डरता, तो फिर उसकी पॉकेट या उसकी जायदाद पर चोट मारी जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डर ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी और जेल से आने के बाद भी वो काम नहीं रोक रहा, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी। अब वो उस प्रॉपर्टी को ना बेच सकेगा, ना रेंट पे दे सकेगा और ना ही वहां कोई काम कर सकेगा। वो प्रॉपर्टी अब कानून की कस्टडी में है। आखिरी पॉइंट बहुत क्रूशियल है, प्रॉपर्टी अटैच्ड फॉर 1 ईयर। कानून उस बंदे को 1 साल का टाइम देता है।
ये अटैचमेंट फौरी तौर पर परमानेंट नहीं होती, बल्कि 1 साल तक रहती है। इस 1 साल के दौरान 1. कोर्ट देखती है कि क्या वो बंदा अब सुधर गया है। 2. क्या उसने वायलेशन खत्म कर दी है। अगर वो 1 साल के अंदर अपनी गलती सुधार लेता है और कोर्ट के ऑर्डर्स मान लेता है, तो प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है। लेकिन अगर 1 साल बाद भी सूरत हाल वही रही, तो फिर कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच यानी सेल कर दे, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। आई होप आपको ये फ्लो समझ आ गया होगा कि कानून किस तरह स्टेप बाय स्टेप सख्ती करता है। चलें, अब हम अपने टॉपिक के ग्रैंड फिनाले की तरफ चलते हैं। पहले हमने देखा था कि कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली और 1 साल का वेट किया। लेकिन फर्ज करें वो बंदा इतना ढीठ है कि 1 साल गुजरने के बाद भी वायलेशन खत्म नहीं हुई। अब क्या होगा? अब कानून अपना आखिरी और सबसे सख्त हथियार, द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस, निकालेगा। अगर वायलेशन स्टिल कंटिन्यू करती है, तो कोर्ट मजीद इंतजार नहीं करेगी। अब कोर्ट सीधा एक्शन लेगी। कोर्ट सेल्स द अटैच्ड प्रॉपर्टी। यहां बात सिर्फ कब्जे की नहीं रही, अब कोर्ट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन यानी नीलाम कर देगी। मतलब वो प्रॉपर्टी अब उस बंदे के हाथ से हमेशा के लिए निकल गई। अब आप सोचेंगे कि प्रॉपर्टी बिकी, पैसे आए, तो क्या सारे पैसे सरकार रख लेगी? नहीं, कानून यहां बहुत फेयर है। पैसे 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। स्टेप 1, कॉम्पनसेट द प्लेंटिफ। सबसे पहले उस बेचारे प्लेंटिफ जिसने केस किया था, उसका हक दिलाया जाएगा। उसका जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है या जो हर्जाना बनता है, वो इस सेल मनी से पे किया जाएगा। स्टेप 2, रिटर्न द बैलेंस। प्लेंटिफ का हिस्सा देने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, जिसे हम रेस्ट ऑफ द मनी कहते हैं, तो वो वापस डिफेंडेंट को दे दिए जाएंगे। समझने के लिए एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं। एक शख्स ने दूसरे की शॉप पर कब्जा किया हुआ था। कोर्ट ने शॉप नीलाम कर दी 10 लाख में। प्लेंटिफ का नुकसान और लीगल फीस मिलाकर बनते थे 2 लाख। कोर्ट उसे 2 लाख दे देगी। बाकी बचे 8 लाख। ये बैलेंस अमाउंट कोर्ट उस डिफेंडेंट को पकड़ा देगी जिसकी प्रॉपर्टी बिकी थी। कानून मौका देता है, लेकिन अगर कोई बार बार रूल ब्रेक करे, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी भी महफूज नहीं रहती। आई होप ये पूरा प्रोसेस वायलेशन से सेल तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम सिविल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिवेंटिव रिलीफ, को कवर करने जा रहे हैं, जिसे हम आम जबान में इंजंक्शंस या स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। चलें, रिवीजन मैप के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब है किसी को कोई बुरा काम करने से रोक देना। लॉ कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई आपकी दीवार गिरा रहा है, तो बाद में हुल्ला गुल्ला करने से बेहतर है कि आप कोर्ट जाकर उसे फौरन रुकवा दें। इसका मेन टूल होता है इंजंक्शन। अब जरा मैप के टॉप लेफ्ट और राइट पर देखें। सेक्शन 52 डिस्क्रीशन। याद रखिए, इंजंक्शन लेना आपका हक यानी राइट नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रीशन है। मतलब जज साहब देखेंगे कि क्या वाकई स्टे देना जरूरी है। अगर आपने कोई बात छुपाई, तो जज मना भी कर सकता है। सेक्शन 53 टेम्पररी इंजंक्शंस। ये वो रिलीफ है जो किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए दी जाती है, मसलन जब तक केस चल रहा है। ये परमानेंट नहीं होती, सिर्फ टेम्पररी वक्त के लिए मामलात को फ्रीज कर देती है। ऑर्डर 39, द गोल्डन रूल्स। लॉ में कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकती, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। ऑर्डर 39 के मुताबिक कोर्ट स्टे देने से पहले ये 3 इंग्रेडिएंट्स चेक करेगी। 1, प्रीमा फेशिया केस। क्या पहली नज़र में आपका केस मजबूत लग रहा है? मतलब ये नहीं कि आपका कोई लेना देना ही ना हो और आप स्टे मांग रहे हो। 2, इररेपरेबल लॉस। अगर स्टे ना मिला, तो क्या ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती? मसलन एक पुरानी तारीखी बिल्डिंग का गिर जाना। 3, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। जज देखता है कि स्टे देने से ज्यादा तकलीफ होगी या ना देने से। पलड़ा जिस तरफ भारी होगा, फैसला वहीं जाएगा। टाइमलाइन, कितनी देर तक? आपने अक्सर सुना होगा कि स्टे ऑर्डर सालों चलती हैं, लेकिन लॉ ने टाइमलाइंस दी हुई हैं। 14 डेज एड इंटरिम। शुरू में जब दूसरी पार्टी नहीं आई होती, तो सिर्फ 14 दिन का टेम्पररी स्टे मिलता है। 6 मंथ्स हियरिंग। लॉ कहती है कि स्टे के मामले को 6 महीने के अंदर फाइनल हियरिंग तक लेकर जाना चाहिए, ताकि काम रुका ना रहे। वायलेशन, अगर कोई स्टे ऑर्डर ना माने तो अगर कोर्ट ने कहा रुक जाओ और कोई फिर भी काम जारी रखता है, तो ये कंटेम्प्ट है। इसके रिजल्ट्स बहुत सख्त हैं। प्रिजन, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अटैचमेंट,
कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच यानी सील कर सकती है 1 साल के लिए। सेल, अगर फिर भी अकल ठिकाने ना आए तो वो प्रॉपर्टी बेची यानी सेल भी की जा सकती है नुकसान पूरा करने के लिए। तो समरी ये है कि इंजंक्शन एक तलवार है जो कोर्ट तब चलती है जब किसी का हक छिन रहा हो। लेकिन ये 3 इंग्रेडिएंट्स प्रीमा फेशिया, इररेपरेबल लॉस और बैलेंस के बगैर नहीं मिलती। तो ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सेक्शंस 52 एंड 53 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जहां हमने टेम्पररी इंजंक्शंस और प्रिवेंटिव रिलीफ के लीगल फ्रेमवर्क को क्लियरली एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये लेक्चर सिविल लॉ कॉन्सेप्ट समझने, जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन या लीगल प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपके किसी दोस्त या कुलीग को लॉ एग्जाम्स या लीगल स्टडीज़ में हेल्प चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। Until the next lecture, keep studying law, keep understanding concepts, and keep moving one step closer to success. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप लॉ को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।